हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोएम सोहराब एंड रुस्तम, जो कि लिखी है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। इससे पहले हमने मैथ्यू आर्नोल्ड पे दो वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट में मैथ्यू आर्नोल्ड के लाइफ के बारे में डिस्कस किया है और सेकंड में हमने एम्पेडोक्लेस ऑन इटना और स्कॉलर जिप्सी को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सोहराब और रुस्तम को। ये जो पब्लिश हुआ है 1853 में, is a narrative poem by Matthew Arnold based on tragic episode from the Persian epic शाहनामा by फिरदौसी। एक पर्शियन एपिक थी शाहनामा, और जिसको लिखा था फिरदौसी ने, और उसके बेस पे जो है आर्नोल्ड ने सोहराब एंड रुस्तम जो लिखा है 1853 में। It tells the story of father Rustam who unknowingly kills his son Sohrab in battle. The poem explores fate, identity, heroic tragedy, composed in 892 lines of unrhymed iambic pentameter. ये पोएम जो है, इसमें एक रुस्तम होता है और एक सोहराब होता है। रुस्तम जो है अपने सन सोहराब को मार देता है। उसको पता नहीं होता ये मेरा बेटा है, बैटल में मार देता है। और ये पोएम जो है 892 लाइन्स में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। द पोएम बिगिंस एंड एंड्स डिस्क्राइबिंग द ऑक्सस रिवर flowing calmly, symbolizing nature's indifference and the relentless passage of time in contrast of human tragedy. इस पोएम में जो है ये एंड होती है, एक ऑक्सस रिवर फ्लो करती है। ये बताती है कि नेचर का इंडिफरेंस क्या होता है, नेचर भी उस वक़्त क्या चाह रहा होता है। जिस वक़्त कोई खराबी होती है तो नेचर से भी हमें दिखता है कि बहुत बड़ी खराबी हो गई है। समरी डिस्कस करेंगे डिटेल में। द poem opens with a mighty Persian warrior Rustam who unknowingly fathers a son Sohrab with a woman named Tamim. तो रुस्तम जो है उसका बेटा होता है सोहराब, और इसकी माँ होती है सोहराब की तमीन। तमीन जो है रुस्तम की बीवी होती है। ही लिव्स अनअवेयर ऑफ चाइल्ड्स एग्जिस्टेंस। इसको पता नहीं चलता, मतलब इसका बेटा हो जाता है, रुस्तम को पता नहीं होता है। ईयर्स लेटर सोहराब ग्रोज इनटू अ पावरफुल यंग फाइटर एंड जॉइंस द तातर आर्मी अनअवेयर दैट रुस्तम इज हिज फादर। तो सोहराब जो है पावरफुल बन जाता है, एक फाइटर बन जाता है, तातर आर्मी को ज्वाइन करता है। उसको ये नहीं पता कि उसका जो दुश्मन देश है, उसका जो हेड है वो रुस्तम है, उसका जो वॉरियर है वो रुस्तम है। सोहराब becomes the leader of Tatar forces and challenges the Persian army. The Persians, in fear of his strength, call upon their greatest champion रुस्तम। तो सोहराब जो है तातर आर्मी का क्या बनता है, लीडर बनता है। वो चैलेंज करता है पर्शियन आर्मी को, और पर्शियन डर जाते हैं सोहराब के, उसके अहंकार से, उसके जो पूरे वॉरियरनेस से, उसके पावर से। और वो अपने ग्रेटेस्ट वॉरियर को बुलाते हैं, चैंपियन को, जिसका नाम है रुस्तम। फादर एंड सन मीट इन सिंगल कॉम्बैट नाइदर नोइंग देयर ट्रू रिलेशनशिप। और फादर और सन लड़ाई में मिलते हैं, कोई किसी को आमने सामने हो जाता है, और कोई किसी को पता नहीं है कि हम कोई किसी से कुछ लगते हैं। सोहराब सस्पेक्ट्स द ट्रूथ एंड ट्राइज टू आस्क रुस्तम अबाउट हिज आइडेंटिटी, बट रुस्तम रिफ्यूज टू रिवील इट। सोहराब शक करता है, लगता है उसको क्या पता ही मेरा बाप मत होगा, या कुछ शक होता है। वो उसे पूछता है आइडेंटिटी रुस्तम को, बट रुस्तम जो है कोई आइडेंटिटी नहीं बोलता, कोई अपनी पहचान पत्र नहीं देता। इन अ फायरस बैटल रुस्तम फेटली वाउंड्स सोहराब। एज सोहराब लाइज डाइंग ही फाइनली लर्न दैट रुस्तम इज हिज फादर। जब फाइट होती है तो रुस्तम मार देता है सोहराब को, और सोहराब नीचे गिर जाता है। और बाद में रुस्तम को पता चलता है कि मैं ही उसका बाप हूँ, और सोहराब को भी पता चलता है मैं इसका बेटा हूँ। Shocked and devastated, Rustam is overwhelmed with grief. He mourns the tragic mistake and Rustam wasted life. ये शॉक हो जाता है रुस्तम, उसको दुख हो जाता है, उसके गलत उसको लगता है मैंने बहुत बड़ा गलती की जो अपने बेटे को मार दिया। उसको बाद में चलता है पता ये मेरा बेटा है। द poem ends with a quiet image of Oxus river flowing on, symbolizing indifferent passage of time and nature's silence in the face of human sorrow. तो ऑक्सस रिवर जो है पोएम के एंड में दिखता है, वो फ्लो कर रही है। इससे ये पता चलता है कि जो लोग हैं वो भी दुखी हैं, जो
बहुत बड़ी ट्रेजेडी वहाँ पे हुई है। नेक्स्ट पोएम जो डिस्कस करेंगे हम, वो करेंगे इसमें जो है इस पोएम का एंडिंग में हम थोड़ा थीम देखते हैं। थीम क्या है रुस्तम एंड सोहराब की? फेट, लॉस्ट, आइडेंटिटी एंड ट्रेजिक आयरनी, ये इसकी जो है थीम है। और विक्टोरियन डेप्थ, इमोशनल डेप्थ, विक्टोरियन एज में जो इमोशनल डेप्थ होती है वो। डोवर बीच डिस्कस करेंगे। डोवर बीच जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। ये इंट्रोडक्शन इसकी डिस्कस करते हैं। डोवर बीच इज अ रिफ्लेक्टिव लिरिक पोएम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड अराउंड 1851 एंड पब्लिश्ड 1867। मैथ्यू आर्नोल्ड ने डोवर बीच जो है 1851 में लिखी और 1867 में पब्लिश करवाई। ये जो है सेट ऑन द इंग्लिश कोस्ट overlooking the English Channel. The poem expresses Arnold's deep spiritual crisis and emotional despair in a world losing its faith, love, and certainty during the Victorian era. ये इंग्लिश के एक कोस्ट में सेट हुई है ये पोएम। इंग्लिश चैनल चल रहा है, मतलब ये कैनाल चल रही है उसके साथ में, और ये एक्सप्रेस करता है अर्नोल्ड का स्पिरिचुअल क्राइसिस की कितनी चल रही थी, और इमोशनल जो दुखी था अर्नोल्ड, वो डिस्कस करता है। वर्ल्ड लूजिंग इट्स फेथ, लव एंड सर्टेनिटी ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरिया। जो लव है, जो सर्टेनिटी है, वो डिस्कस करता है इस पोएम में। विक्टोरियन एरिया में जो फेथ की क्राइसिस, लव की क्राइसिस चल रही थी, दुख था, वो सब इस पोएम में डिस्कस किया है डोवर बीच में। डोवर बीच के थ्रू डिस्कस किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। Poem begins with a serene night scene at Dover Beach, where the speaker gazes across the calm sea towards the French coast. और यहाँ पोएम शुरू होती है। पोएट कहाँ पे होता है? डोवर बीच के किनारे होता है। वहाँ पे बहुत अच्छा सीन है, सीनरी है, और अच्छी जो है वहाँ पे एक कैनाल बह रही है, और वहाँ पे देखता है सी जो है बहुत काम है और फ्रेंच कोस्ट की तरफ जा रहा है। द मून लाइट वाटर एंड द पीसफुल सराउंडिंग क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जो मॉन की लाइट पड़ रही है और वाइट जो वाटर में मॉन की लाइट पड़ रही है, और जो सराउंडिंग है, पीसफुल सराउंडिंग है, वो एक कामनेस देता है इस पॉइंट को। पॉइंट काम फील कर रहा है। बट as the tide pulls away, the sound of pebbles grinding on the shore evokes a sense of eternal sadness. जैसे ही टाइड वहाँ पे जा रही है और वो साउंड आ रही है पेबल्स की, जो पत्थर होते हैं दरिया में, वो चलते हैं, कोई किसी से टकरा रहे हैं, वो शोर जो वहाँ पे किनारे में वो दिख रहा है, वो किनारे में जो आवाज़ दिख रही है, वो सैडनेस जो है वहाँ पे जो है वो देख के सैड हो जाता है, क्योंकि अकेला है वहाँ पे देख रहा है। Speaker reflects on the ancient Greek playwright Sophocles, who also heard this eternal note of sadness in the Aegean Sea, linking past and present human suffering. तो यहाँ पे जो है पोइट ये याद करता है एक ग्रीक प्लेराइट को जिसका नाम था सोफोकलीज। बोलता है सोफोकलीज ने भी यही आवाज़ सुनी थी, एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। एजियन सी में उस सैडनेस को, सोफोकलीज ने जो सैडनेस फील किया था, वो सैडनेस और अपनी सैडनेस को मैच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बोल रहा है सैडनेस ही सैडनेस है। He then laments the loss of religious faith in the modern world, which once brought comfort but now retreats like a sea's ebbing tide. तो ये अब बोलता है, अपना दुख इजहार कर रहा है, अपना जो सैडनेस वो एक्सप्रेस कर रहा है, अपना रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहा है। वो रहा है कि रिलीजियस फेथ खत्म हो गया इस मॉडर्न वर्ल्ड में। एक साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही थी और दूसरी साइड रिलीजियस फेथ था, तो क्लैश हो रहा था विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज में साइंस और टेक्नोलॉजी का आना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फैलना, और एक साइड रिलीजियस फेथ था, तो वहाँ से क्लैश जब हो रहा था, एक कियास मच गया था। वो सब इसने जो है बताया है इस पोएम के थ्रू। और बोलता है सी इज एबिंग टाइड लिविंग बिहाइंड अ वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन, डाउट एंड मॉरल एम्प्टीनेस। और बोलता है ये डाउट क्रिएट हुए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, एम्प्टीनेस क्रिएट हुआ है इस मॉडर्न दौर में, जो है मॉडर्न इस विक्टोरियन एज में। इन द फाइनल स्टेंजा आर्नोल्ड turns to his beloved, urging them to stay true to each other. अब फिर अर्नोल्ड बोलता है, अपनी बिलावड की तरफ चलता है और अपनी बिलावड को बोलता है, उसको इमेजिनेशन में बोलता है, हमें कोई किसी से प्यार से रहना चाहिए, ट्रू रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। इन अ वर्ल्ड दैट appears beautiful but is actually dark and full of conflict, only personal love एंड लॉयल्टी कैन ऑफर स्टेबिलिटी। बोलता है ये दुनिया जो है ये दुख से भरी हुई है, ये कन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन, लॉस,
डिसइल्यूजनमेंट से भरी हुई है। सिर्फ अगर हम कोई किसी से ट्रू रहें, एक सच्चा प्यार करें, एक लॉयल रहें, यही हमें स्टेबिलिटी दे सकती है। बाहर तो बड़ी भगदड़ है भाई। द पोएम एंड्स विद द ग्रिम मेटाफर, द वर्ल्ड एज द बैटलफील्ड वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। बोलता है, ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस लाइन है इस पोएम की। वर्ल्ड जो है एक बैटलफील्ड है और इग्नोरेंट आर्मीज जो है क्लैश बाय नाइट। द वर्ल्ड एज अ बैटलफील्ड वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ये डोवर बीच से आई है ये लाइन, ये तो याद रखना आपने। सिंबलाइजिंग ह्यूमन कंफ्यूजन एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस। अर्नोल्ड्स पोएम्स ब्यूटीफुली blends natural imagery with deep philosophical reflection, capturing the anxiety of the Victorian age. ये पोएम जो है कैप्चर करती है एंग्जाइटी है, दुख है, वो विक्टोरियन एज का कैप्चर करती है। हियर द 6 फेमस इंपॉर्टेंट लाइंस जो हम डिस्कस करेंगे डोवर बीच की। पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो, द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा जाता है किस पोएम में है। तो 4-5 लाइनें दी जाती है, मैच द लाइन विद द पोएट, तो ये भी ऐसे भी मुश्किल हो जाता है। मैच द लाइन विद द पोएम, ये भी मुश्किल हो जाता है, तो ये याद रखनी है। द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, मून लाइज फेयर। Listen, you hear the grating roar of pebbles, which the waves draw back and fling. ये भी important है. With tumultuous cadence, slow, the bring an eternal note of sadness in. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow, the human misery we find also in. ये the sound of thought, ये हमने पहले डिस्कस किया है पोएम में। The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the fold of bright girdle furled. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपको हाईलाइट करके देता हूँ। love, let's be true to one another, for the world hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये लाइंस जो हैं ये आप याद कर लेना, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट की फर्स्ट और लास्ट लाइन, बाकी भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सोफोक्लिस वाली लाइन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है डोवर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम जो है थायरेसिस बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, और दो पोएम्स जो है हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।